हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके साथ एक और किस्सा डिस्कस करने वाला हूं जो कि बांग्लादेश के आजादी से रिलेटेड है। बांग्लादेश कैसे आजाद हुआ, किन परिस्थितियों में आजाद हुआ। फ्रेंड्स, आज हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। यदि आप बांग्लादेश के इतिहास के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, क्या परिस्थितियां हैं, तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। यकीनी तौर पर आज आपको बहुत सी नई चीजें पता लगेंगी जो कि शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बंगाली पॉपुलेशंस के साथ उस वक्त क्या क्या एट्रोसिटीज हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का सफर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, बांग्लादेश को आजादी तो मिली 1971 में पाकिस्तान से, लेकिन ये सिलसिला जो था ये शुरू हो चुका था 1947 से ही, जब पाकिस्तान बना। इसके बीज तभी से ही पड़ गए थे। बहुत से रेफ्यूजीज इधर से उधर दोनों साइड ऑफ बॉर्डर क्रॉस करके गए थे। जिन लोगों को हमारे इंडिया में जो पूर्वी भाग में जो रहते थे, जिनको बांग्लादेश पास पड़ रहा था क्योंकि उस वक्त वो भी पाकिस्तान का हिस्सा था, तो वो लोग वहां माइग्रेट कर गए थे। ईस्ट यूपी के और बिहार की बहुत सारी पॉपुलेशन वहां चली गई थी। ये उर्दू स्पीकिंग लोग थे। और जो वेस्ट यूपी के थे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इस तरफ से जो लोग थे, ये पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान है, उस तरफ चले गए थे, वेस्ट पाकिस्तान। अगर बात करें इनकी भाषाओं की, तो वेस्ट पाकिस्तान जो था वो उर्दू डोमिनेटेड था। वहां के लोग उर्दू ज्यादा बोलते थे। ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लोग ज्यादा थे, वहां बंगाली बोली जाती थी। सबसे पहला टेंशन का कारण यही था, एक का उर्दू बहुल होना और दूसरे का बंगाली बहुल होना। ये जो मेजोरिटीज थी, इसने स्टार्टिंग से ही इनमें आपस में क्लैशेस स्टार्ट करवा दिए थे, जो धीरे धीरे करके बढ़ने लगे। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण जो था इनमें असमानताओं का, वो ये था कि जो वहां की ब्यूरोक्रेसी थी, जो पॉलिटिकल लीडरशिप थे, ऑफिसर्स थे गवर्नमेंट में, और जो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर जितने लोग बैठे थे, वो सारे के सारे वेस्ट पाकिस्तान के थे। ईस्ट पाकिस्तान के तो कोई इक्का दुक्का या कभी आते थे, कोई बड़ा नेता भी यहां से नहीं था। यदि बात करें इनके नेशनल बजट की, तो नेशनल बजट का 75%, 75% जो नेशनल बजट था, वो वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर खर्च होता था। जबकि बांग्लादेश वाला जो साइड था, ईस्ट पाकिस्तान जिसको कहते हैं, वहां पे सिर्फ 25%। लेकिन जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा था, रेवेन्यू कलेक्शन ईस्ट बंगाल से 62% हो रहा था। पैसा ज्यादा दे रहा है लेकिन लग कम रहा है। अब सारा इनकी कॉस्ट पर वेस्ट पनप रहा था। पर कैपिटा इनकम वेस्ट पाकिस्तान में ज्यादा थी, ईस्ट पाकिस्तान में कम थी। ये कुछ मेजर मेजर मुद्दे हैं जो अब आप आज की इस टॉपिक में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं 1948 से। 1947 में आजादी मिली, पॉपुलेशन इधर उधर जाने लगी। 1948 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ढाका जाते हैं और वहां जाके एक बात बहुत कैटेगोरिकली बोलते हैं कि नेशनल लैंग्वेज केवल और केवल उर्दू रहेगी, इसके अलावा कोई दूसरी नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी। इससे बंगाल में वहां इस बात से बंगाली बोलने वाले लोगों को एक नाराजगी हुई, लेकिन जिन्ना ने इस बात को उनसे एग्री नहीं करा। 21 मार्च 1948 को जिन्ना, ये एक हिस्टोरिक डिस्कशन वहां पे डिलीवरी, 21 मार्च 1948 को ढाका में जिन्ना इस बात को स्वयं कहते हैं। इससे एक वहां पे लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। वो लोग अपने बंगाली लैंग्वेज को एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। 21 फरवरी 1952 को वहां के एक बुद्धिजीवी वर्ग, जिसमें कि स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, ये लोग सब मिलकर ढाका में प्रोविंशियल असेंबली के बिल्डिंग के बाहर एक धरना प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि वो अपनी मांग रखते हैं सरकार के आगे कि बंगाली को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज का दर्जा तो दिया जाए। बात उनकी सुनी नहीं जा रही थी, यही एक उनको रास्ता दिखाई दे रहा था। इस धरना प्रदर्शन के दौरान मामला कुछ टेंशन वाला हो जाता है, वायलेंस स्टार्ट हो जाती है, पुलिस फायरिंग स्टार्ट करती है और 5 पुलिस वाले
मारे जाते हैं। इस दिन को वहां के लोकल बंगाली लोग जो हैं वो लैंग्वेज मार्टर डे के नाम से मनाना शुरू करते हैं 21 फरवरी को। 1999 में यूनेस्को, यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को भी इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे इस दिन को कमेमोरेट करती है इस इवेंट के याद। खैर थोड़ा अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। 7 मई 1954, 7 मई 1954 को बंगाली लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाता है। काफी समय इंतजार के बाद एजिटेशंस चलते रहे। इधर 14 अक्टूबर 1955 को ईस्ट बंगाल, जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था उस वक्त ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान नहीं हुआ करते थे, एक वेस्ट पाकिस्तान था, एक ईस्ट बंगाल प्रोविंस था। लेकिन पाकिस्तान की सरकार अब ईस्ट बंगाल का नाम वेस्ट पाकिस्तान कर देती है, तो अब दो नाम हो जाते हैं, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। बंगाल नाम हट जाता है। बंगाली लोग इससे थोड़ा सा फिर नाराज होते हैं कि एक बंगाल की आइडेंटिटी थी वो चली गई। खैर एनीवे, लेकिन जो हुआ इतिहास में हम वही डिस्कस कर रहे हैं। 1956 तक आते आते बंगाली को एक स्टेट लैंग्वेज का भी दर्जा दे दिया जाता है। नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज भी थी और स्टेट लैंग्वेज भी अब मान लिया जाता है। इधर 1965 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो जाती है जिससे पाकिस्तान हारता है, और इस वॉर के बाद दोस्तों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के जो डिफरेंसेस थे वो अब ओपन में आने लगे थे, जो अभी अंदर चल रहे थे अंदरूनी। वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट वालों को दबाने और कुचलने का, उनके ऊपर एट्रोसिटीज करने का बहाना भी इनको इस बात से मिल जाता है। शेख मुजीबुर रहमान यहां से अब एक पहले बंगाली लीडर के तौर पर बाहर निकल के सामने आते हैं, जो वेस्ट को अपनी बात मनवाने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि अब उनकी वहां पर एक पार्टी जो अवामी लीग थी जिसके वो फाउंडिंग मेंबर भी थे, इसका एक वहां पे एक साइजेबल प्रेजेंस बन चुकी थी, तो ही वाज नाउ अ फोर्स टू रेकन विद। तो वेस्ट पाकिस्तान में भी लोग मुजीब को सुनने लगे थे, और खास करके उनका पॉलिटिकल एलिट सुनता था। मुजीब ने एक 6 पॉइंट प्रोग्राम वेस्ट पाकिस्तान की सरकार के पास रखा, और ये 6 पॉइंट्स जो थे उनके इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए थे, जो कि ईस्ट पाकिस्तान के लिए थे। लेकिन ये 6 जो उनके पॉइंट्स थे, ये कुछ इतने ज्यादा, ये जो उनके 6 पॉइंट्स थे ये इतने ज्यादा अलग से थे कि इसको कंसिडर नहीं कर पा रहे थे लोग। सॉरी, ये जो 6 पॉइंट्स थे ये काफी सेसेशनिस्ट पॉइंट थे, जिसको कि पाकिस्तान की सरकार माने नहीं। ये पॉइंट्स क्या क्या थे, जरा इस पर हम लोग एक बार आपके साथ चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट जो मुजीब ने दिया वो ये था कि पाकिस्तान को एक फेडरेशन बना दिया जाए, ईस्ट और वेस्ट दोनों ऑटोनोमस रीजन्स की तरह काम करें, उनकी लोकल अपनी अपनी सरकारें हों। जो रेवेन्यू ईस्ट पाकिस्तान से कलेक्ट होता है वो ईस्ट पाकिस्तान में ही लगे, वेस्ट में ना जाए, वेस्ट का रेवेन्यू वेस्ट में रहे। दूसरा पॉइंट था कि 2 करेंसीज हो, ईस्ट में अलग करेंसी चले, वेस्ट में अलग करेंसी चले। तीसरा मेन मुद्दा इसमें यह भी था कि जो फॉरेन के रिजर्व्स हैं ईस्ट में अलग हो, वेस्ट में अलग हो। चौथा मुद्दा बाकी सारे मुद्दों की तरह कि दोनों की एक अलग अलग मिलिट्री भी रख दी जाए। जैसा कि आप लोगों को भी बड़ी अजीब लग रहा होगा ये सब सुन करके, ये तो बिल्कुल अलगाववादियों की तरह बातें हो गई थी। तो कुछ इसी तरह से उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान में बैठे हुए जो पॉलिटिकल एलिट्स थे उनको लग रहा था, और उन्होंने ये सारी की सारी मांगों को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से ये तो एक नया देश बनाने की बात थी, पाकिस्तान को तोड़ने का एक षड्यंत्र था। उन्होंने इन सारे के सारे मुद्दों को रिजेक्ट किया, और 19 जून 1968 को 19 जून 1968 को मुजीब और उनके 34 साथियों को, 34 उनके एसोसिएट्स को अरेस्ट कर लिया सेडिशन चार्ज पे। और इस चार्जेस को, इसको जो केस चला था, इस केस को, बहुत फेमस केस था, इसको कहा जाता है अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस। जनरल अयूब उस वक्त पाकिस्तान के शासक थे, उन्होंने एक अगरतला केस, कॉन्स्पिरेसी केस मुजीब के ऊपर लगाया। उनका यह कहना था कि शेख मुजीबुर रहमान अगरतला, भारत में जो त्रिपुरा की कैपिटल है, वहां जाते हैं, वहां इंदिरा गांधी और भारतीय रॉ एजेंसी रॉ के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं, और बांग्लादेश को क्रिएशन के लिए वहां से उनको फंड्स मिलते हैं और वो ट्रेनिंग ले रहे हैं वहां से।
तो ये अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस उनके ऊपर लगाया गया और शेख मुजीब को अरेस्ट कर लिया गया। शेख मुजीब के अरेस्ट होते के साथ ही ईस्ट पाकिस्तान में विद्रोह हो जाता है। वहां पे लोग सड़कों पर निकल आते हैं, प्रोटेस्ट्स चालू हो जाते हैं। अयूब अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं अभी भी ग्रिप पे हूं, कंट्रोल पे हूं। और अयूब एक कॉम्प्रोमाइज का फॉर्मूला निकालते हैं जिसके तहत वो शेख मुजीब को प्रिजन से रिलीज करते हैं, क्योंकि सिचुएशन ईस्ट पाकिस्तान में उनके हाथ से निकल रही थी। टेंशन को रिलीज करने के लिए शेख मुजीब को रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन ये जो पोजीशन थी ये वेस्ट पाकिस्तान में भी आ गई थी। वेस्ट पाकिस्तान में भी डेमोन्स्ट्रेशंस होने लगे थे। हालात अयूब खान के बाहर के बाद थे। अयूब खान 1969 में खुद ही रिजाइन करके चले जाते हैं और अपने सक्सेसर को याह्या खान को अपॉइंट कर देते हैं। याह्या खान वापस आते हैं और सारी सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं और वो ये बताते हैं कि अब हम एक जनरल इलेक्शन करा देंगे और मुजीब पर लगा हुआ अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस भी विड्रॉ कर लिया जाता है। तो दोस्तों यहां से स्टार्टिंग होती है एक पहले जनरल इलेक्शंस की जो पाकिस्तान में होने थे। 1947 से लेके अब तक कोई इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ ही नहीं था, मिलिट्रियां ही काम चला रही थी। 1970 में पाकिस्तान के इतिहास में पहला जनरल इलेक्शंस होता है। वहां की जो पार्लियामेंट थी जिसको नेशनल असेंबली कहा जाता है, उसमें उस वक्त 313 एमपीज थे, 313 सीट थी, जिसमें कि ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश है वहां की 169 थी और 144 वेस्ट की थी जो कि आज ओरिजिनल पाकिस्तान है। सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए 313 में से सिर्फ 157 चाहिए थे। 157 पे सरकार बन जाएगी। और जो इलेक्शंस के जो रिजल्ट आए थे दोस्तों, वो इतने चौंकाने वाले थे, इतने ज्यादा चौंकाने वाले थे कि उससे पाकिस्तान तो क्या पूरा देश चौंक गया। पाकिस्तान तो क्या पूरा का पूरा विश्व चौंक गया। क्या थे ये रिजल्ट्स? जरा इस रिजल्ट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। 169 सीट्स जो ईस्ट पाकिस्तान में थी, उसमें से सिर्फ 2 सीटों को छोड़ के सब में आवामी लीग की कंप्लीट स्वीप हो गई। 167 सीट्स जो कि बहुमत के आंकड़े से भी 10 सीट ज्यादा थी, वो आवामी लीग को मिल गई थी। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान में देने वाली बात यह है कि ये जो पार्टी अब सरकार चलाएगी ईस्ट और वेस्ट में, इसका एक भी एमपी वेस्ट पाकिस्तान से नहीं है, सारे के सारे ईस्ट पाकिस्तान से ही हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई जुल्फिकार अली भुट्टो की, उनको 86 सीट्स मिलती हैं। लेकिन ये 88 की 88 वेस्ट पाकिस्तान में है, इसकी ईस्ट पाकिस्तान में कुछ नहीं है प्रेजेंस, यहां वो 0 है। यहां पर पहली बार एक बहुत बड़ा डिवाइड देखने को मिलता है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में। एक पॉलिटिकल पार्टी का वेस्ट में कोई प्रेजेंस नहीं है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का ईस्ट में कोई प्रेजेंस नहीं है। यहां से ये डिसकंटेंटमेंट इतनी साफ तौर पर निकल के सामने आता है। मुजीब इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि अब मेरी सरकार बन गई, मैं प्रधानमंत्री बनने ही वाला हूं, क्योंकि स्पष्ट बहुमत उनके साथ है। बहुमत से भी 10 का आंकड़ा उनके पास है, बहुमत बिल्कुल उनके हाथ में था। मुजीब 100% आश्वस्त थे। परंतु दोस्तों, जैसा कहते हैं ना कि खेला होना तो अभी बाकी था, खेला होने वाला था। यहां पर वेस्ट पाकिस्तान में बैठे हुए पॉलिटिकल एलिट्स को एक प्रॉब्लम अब स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि वो अपने ऊपर ईस्ट से आए हुए किसी आदमी को बैठा हुए नहीं देखना चाहते। परेशान भुट्टो याह्या खान से मिलते हैं, आर्मी के लोगों से मिलते हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट्स मीटिंग करते हैं और ये तरीका निकाला जाता है कि कैसे इस इलेक्शंस को कैंसिल किया जाए। बहुत देर मंथना के बाद 1 मार्च 1971 को खेला हो ही जाता है। खेला हो बे, जैसा आपने सुना होगा आजकल बहुत कॉमन टर्म है खेला हो बे। ये खेला हो ही जाता है और इलेक्शंस को कॉल ऑफ कर दिया जाता है, यानी सारे के सारे इलेक्शंस कैंसिल हो चुके हैं। इस इलेक्शंस को कैंसिल होने के बाद हालात ईस्ट पाकिस्तान में अब बेकाबू हो चुके हैं। 7 मार्च
1971 को इस इलेक्शन कैंसिल होने के 7 दिनों बाद आवामी लीग पार्टी, शेख मुजीबुर रहमान उसके लीडर, सबने मिलकर के एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वहां पर चालू कर दिया। इस दिन शेख मुजीबुर रहमान कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं पाकिस्तान से। वो कहते हैं अब कोई समझौते की गुंजाइश नहीं बची, सारी की सारी लिमिट्स पार हो चुकी हैं और अब हमें इनसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज की उनकी बात थी। सोशल टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। यहां पर एक पॉइंट ध्यान देने वाला यह है कि यहां पर विद इन ईस्ट पाकिस्तान भी एक सोशल टेंशंस ज्यादा होने लगी थी एथनिक ग्रुप्स के बीच में। जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में गए थे, जो उर्दू स्पीकिंग थे, उनके और बंगालियों के बीच बंगाली कम्युनिटी उनके साथ मर्ज नहीं कर रही थी। ये उर्दू स्पीकिंग थे, वो बंगाली स्पीकिंग थे, प्लस बंगाली लोगों को वो पाकिस्तान के एजेंट्स लगते थे। उनकी सारी की सारी जो सिंपैथीज थी वो वेस्ट पाकिस्तान के साथ थी। इसलिए इन दोनों ग्रुप्स में, सेक्टेरियन ग्रुप्स में आपस में भी कत्लेआम होना शुरू हो गया। इसी बीच में एक गुलाम आजम जो कि जमायते इस्लामी पार्टी के हेड थे, उन्होंने भी वेस्ट पाकिस्तान और आर्मी के साथ कोलैबोरेशन करके इसमें आग में घी डालने की कोशिश की। इधर पाकिस्तान में बैठे हुए याहिया खां और भुट्टो इस बात को लेकर के गहन चिंतन में लगे हुए थे कि किस तरह से ये सारे के सारे मामले को सुलटाया जाए। अब उनको समझ में आ रहा था थोड़ा फोर्स को ज्यादा यूज किया जाए, एक्सेसिव फोर्स से ये काम किया जा सकता है। तो दोस्तों 10 मार्च 1971 से लेके 13 मार्च 1971 तक, इन 4 दिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया जाता है, सारी फ्लाइट्स को। और ये सारी फ्लाइट्स केवल ईस्ट पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं। जितनी भी फ्लाइट्स थी, ये कहने के लिए तो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ला रहे थे, पर एक्चुअल में ये प्लेन कपड़ों में, सादे कपड़ों में आर्मी के लोग आ रहे थे जिन्होंने वहां पे अपना मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करना था। 4 दिन तक लगातार सारे के सारे फ्लाइट्स वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान आर्मी के लोगों को ले लेकर के आ रहे थे। इधर ईस्ट पाकिस्तान में भी बंगाली पॉपुलेशन अपनी एक मिलिशिया ग्रुप को स्टार्ट करता है जिसका नाम वो मुक्ति बाहिनी देते हैं। मुक्ति बाहिनी को इंडिया और इंडियन आर्मी भी ट्रेनिंग देकर के सपोर्ट कर रही थी। कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आवामी लीग ने वहां चला रखा था, इससे वहां पे कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट तौर पे ठप हो चुकी। इसका अब रिवाइवल का कोई चांस नहीं दिख रहा था। यहां पर याहिया खां और भुट्टो वेस्ट पाकिस्तान में बैठ करके एक ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं और इसका नाम देते हैं ऑपरेशन सर्च लाइट। 25 मार्च की शाम को शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है रात में। शेख मुजीबुर रहमान अपने अरेस्ट होने से पहले, क्योंकि उनको इस बात का जानकारी हो चुकी थी कि मुझे अरेस्ट किया जा रहा है, तो उन्होंने अपने अरेस्ट होने से पहले एक फ्रीडम स्पीच दी थी जिसमें कि वो बांग्लादेश के क्रिएशन बताते हैं और ये कहते हैं कि अब बांग्लादेश एक नया कंट्री है। और ये इसको वायरलेस मैसेज के थ्रू पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर देते हैं। लेकिन क्योंकि उस जमाने में पुरानी टेक्नोलॉजी थी, तो ये वायरलेस का जो मैसेज था ये जाने में थोड़ा टाइम लगता है, रात का 12 बज जाता है और अब 26 मार्च आ जाती है। इसलिए अब ये क्योंकि दुनिया के सामने 26 मार्च को ये प्रसारण होता है, तो बांग्लादेश 26 मार्च को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। ये आज भी मनाता है, भले ही वो आजाद कभी भी हुआ हो, लेकिन इंडिपेंडेंस डे बांग्लादेश हमेशा 26 मार्च को ही मनाता है, क्योंकि शेख मुजीब की डिलीवरी जो इस दिन उन्होंने अपना एड्रेस किया था। इधर आर्मी के अरेस्ट होने के बाद अब की बार शेख मुजीब को वेस्ट पाकिस्तान के पेशावर लाकर के अरेस्ट कर लिया जाता है। 25 मार्च की ही रात को पाकिस्तान की आर्मी ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में एंटर करती है, चारों तरफ से घेरने के बाद। जितने भी वहां पर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स हैं, सबको चुन चुन करके, जो बंगाल के फेवर में थे,
जो बांग्लादेश के फेवर में थे, उनको चुन चुन के उस रात मारा जाता है। और करीबन एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट के हिसाब से 8,000 टीचर्स और स्टूडेंट्स की हत्या कर दी जाती है उस रात। गर्ल्स हॉस्टल में भी घुस करके गर्ल्स को भी मारा जाता है। सुबह होने पर जब ये चीजें पता लगती हैं कि किस तरह से ये कत्लेआम किया गया है, लोग दहशत में ढाका को छोड़ के बाहर भागने लगते हैं। पाकिस्तान की आर्मी फॉरेन जर्नलिस्ट को वहां से डिपोर्ट कर देती है, रेडियो और टेलीविजन की सर्विसेज बंद कर दी जाती है। 10 अप्रैल 1971 को पहली बांग्लादेश की गवर्नमेंट इन एग्जाइल फॉर्म होती है कलकत्ता में, जिसमें कि मुजीबुर रहमान को प्रेसिडेंट और ताजुद्दीन अहमद को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इन सारी की सारी डेवलपमेंट्स का इफेक्ट इंडिया के ऊपर भी आ रहा था। करीबन 1 करोड़ से ज्यादा रेफ्यूजीज आसाम में और बंगाल, वेस्ट बंगाल में एंटर कर चुके थे। इंडिया के पास अब कोई चांस नहीं था इस सिचुएशन से अपने आप को अलग हटा के रखने का। मिसेस इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि इनको वहीं रोका जाए, अटैक कर दिया जाए पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि ये लोग यहां आएंगे, हमारे रिसोर्सेस पर प्रेशर पड़ता है, तो इनको वहीं रहने दिया जाए और उनको वहीं मदद करी जाए। ये मिसेस गांधी का एक तरीका था। मिसेस गांधी सैम मानेकशॉ जो कि आर्मी चीफ थे उनको बुलाते हैं। आर्मी चीफ कहते हैं कि अभी थोड़ा टाइम चाहिए, आप हमें टाइम दीजिए। तो एक स्ट्रैटेजी ये बनाई जाती है कि मुक्ति वाहिनी को इंडियन आर्मी ट्रेन करती रहेगी और हम वॉर की तैयारी करते रहते हैं। पाकिस्तान को भी इधर ये लगने लगा था कि अब हालात बेकाबू हो रहे हैं और इससे पहले कि इंडिया अटैक करते हैं, हम ही अटैक कर देते हैं। तो पाकिस्तान में बैठे हुए हुक्मरान याया खां और भुट्टो 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कि वो इंडिया की 11 एयरफील्ड्स पर अटैक करते हैं, जिसमें कि अमृतसर, अंबाला, आगरा, पठानकोट, श्रीनगर, इन पे अटैक होता है। सेम रात को, उसी रात को इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो पर आकर के राष्ट्र के नाम एक संबोधन करती हैं और कहती हैं कि इंडिया के ऊपर अटैक हो चुका है, इसलिए अब हमें रिटेलिएटरी जवाब देना ही पड़ेगा। इंडिया का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत सोचा समझा और रणनीति के तहत ये सारा का सारा फैसला लिया जाता है। इसमें ईस्ट वाले बॉर्डर पर, ईस्ट पाकिस्तान में तो ऑफेंसिव था और वेस्ट पाकिस्तान में ये डिफेंसिव था। इंडिया की एंट्री लेते ही 4 दिसंबर को पाकिस्तान यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में चला जाता है और इमीडिएट सीज फायर की मांग करता है। वहां पर ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और चाइना सीज फायर करने के सपोर्ट में बिल प्रेजेंट करते हैं, पर यूएसएसआर इंडिया के फेवर में वीटो डाल देता है। बाद में जब ये सारी की सारी उनकी सिचुएशन उनके सामने बताई जाती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो ब्रिटेन और फ्रांस वोटिंग से एब्सटेन कर जाते हैं कि किस तरह से वहां पे बंगालियों के साथ अत्याचार किया जा रहा था। 6 दिसंबर 1971 को भूटान और इंडिया एक पाकिस्तान 6 दिसंबर 1971 को भूटान और इंडिया बांग्लादेश को एक सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। सिचुएशन अपने हाथ से निकलती देख 12 दिसंबर को भुट्टो इमरजेंसी में अमेरिका भागते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं। उनको वहां पर 3 दिन लग जाते हैं अपनी इसमें प्लान करने में कि अमेरिका कैसे हेल्प करेगा। वो 3 दिन तक अमेरिका में रहते हैं और रोजाना उनकी मीटिंग्स वहां के प्रशासन के साथ हो रही है। इससे पहले कि कुछ और चीजें निकल के सामने आ पाती, 16 दिसंबर तक भारतीय फोर्सेस ढाका को चारों तरफ से घेर लेती हैं और पाकिस्तान आर्मी को केवल आधे घंटे का टाइम देती हैं डिलीवर करने, सरेंडर करने के लिए। इधर 16 दिसंबर को इंडिया की आर्मी ढाका को चारों तरफ से घेर लेती है और आधे घंटे का टाइम देती है पाकिस्तान की आर्मी को सरेंडर करने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, AAK नियाजी, इंडियन आर्मी के सामने बिना कोई समय गवाए, क्योंकि 31वें मिनट का टाइम नहीं था, सिर्फ 30 मिनट का टाइम था, वो तुरंत सरेंडर कर देते हैं और उनके साथ
93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी सरेंडर करते हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था। पाकिस्तान से बांग्लादेश आजाद हो चुका था, ये बांग्लादेश का क्रिएशन अब हो चुका था। दोस्तों, इसके बाद 1972 में एक हिस्टोरिक शिमला एग्रीमेंट होता है, जिसमें कि भुट्टो शिमला आते हैं, इंडिया आते हैं शिमला में, इंदिरा गांधी के साथ उनका एक एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रिलीज कर देता है। दूसरा, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो टेरिटरी इंडिया ने कब्जा कर ली थी वेस्ट पाकिस्तान की, उसको भी रिलीज कर देता है, उनको वापस दे देता है। बदले में पाकिस्तान बांग्लादेश को एक सेपरेट कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो फ्रेंड्स, ये थी बांग्लादेश कि इंडिपेंडेंट होने की कहानी। हमने पूरा कोशिश करा कि आपको 1947 से इस पूरी की पूरी कहानी को समझाने की कोशिश करें कि इसमें किस तरह से क्या पेच आए, क्या चीज थी ये। इसके जो सीड्स ऑफ डिसकंटेंटमेंट थे, जैसा कि हमने देखा, वो 1947 से ही स्टार्ट हो गए थे। किस तरह से उनके साथ अत्याचार किया जा रहा था, किस तरह से एक पॉपुलर मैंडेट होने के बावजूद भी वहां के लोगों को सरकार नहीं बन रही थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, और आपने कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहिए कि आप और किस विषय पर हमसे चाहते हैं हम और आप अपनी स्टडीज को डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नमस्कार।